बहुत शुक्रिया आप लोगों का और धागा परिवार का बहुत शुक्रिया। सांडिल्य सौरभ जी का शुक्रिया कि उन्होंने आप लोगों से अपनी बात कहने का अवसर दिया। हम लोग आज बात करेंगे गांधी जी के एक भाषण पर, जिसके लिए शीर्षक तय किया गया है अपूर्णता का सौंदर्य। गांधी जी का बनारस भाषण। मोहनदास करमचंद गांधी ने जीवन में बहुतेरे भाषण किए हैं। उनमें से कुछ कुछ भाषण उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व और उनके सपने को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर गुरु ने शिष्य को 1 साल तक यात्रा करने का परामर्श क्यों दिया? क्या गोपाल कृष्ण गोखले को यह लग रहा था कि 2 दशक से अधिक देश से बाहर रहने की वजह से मोहनदास भारत की मनोभूमि को ठीक से नहीं समझ रहे हैं? या उनको यह लग रहा था कि हमारा जो शिष्य है मोहनदास, ये दक्षिण अफ्रीका में जिसने कमाल किया है, इसकी बात को भारत के लोग नहीं समझेंगे ठीक से? हम सब जानते हैं कि गांधी के चिंतन की बुनियाद और बुलंदी, जिस ग्रंथ को, जिस छोटी सी किताबिया को माना जाता है हिंद स्वराज को, उसके बारे में भी गोपाल कृष्ण गोखले के कोई अच्छे ख्याल नहीं थे। उनको लगता था कि आने वाले दिनों में मोहनदास खुद हिंद स्वराज के विचारों से अपने को अलग कर लेंगे। यह दीगर मामला है कि आखिर तक गांधी ने अपने को इससे अलग नहीं किया। वो अपनी मान्यताओं पर अडिग थे। कुछ एक शब्दों को, जिनसे जेंडर के लिहाज से लोगों को आपत्ति थी, उनके कुछ मित्रों को, उसको उन्होंने बदला था। जब गांधी भारत आए, गोखले उस समय भारत की पहली पंक्ति के नेताओं में थे। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे। गांधी अपना वकालत छोड़कर आए थे। सब कुछ वहां जो जमा पूंजी थी दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के लिए देकर आए थे। तो एक अनुबंध हुआ गुरु और शिष्य में, गोखले और गांधी में, कि 1 साल की यात्रा का सारा खर्च भारत सेवक समाज, इंडिया सर्वेंट सोसाइटी उठाएगी। पर गोखले का निधन हो गया और गोखले के साथ जो लोग थे इंडिया सर्वेंट सोसाइटी में, उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्यों गोखले इस आदमी पर अपनी बाजी लगा रहे हैं। क्या है इसमें? ये सामान्य आदमी दिख रहा है। तो गोखले के रहते हुए उन लोगों ने अपनी असहमति जाहिर की थी कि इंडिया सर्वेंट सोसाइटी को क्यों खर्च देने चाहिए, पर वो चुप थे। निधन के बाद जिन लोगों ने उसकी कमान संभाली, उन्होंने उस अनुबंध को खत्म कर लिया। अब गांधी के पास 2 राह थे। पहला रास्ता था कि वो भी उस अनुबंध से बाहर आ जाएं। गोपाल कृष्ण गोखले को जो उन्होंने वायदा किया था कि हम 1 साल भारत की यात्रा करेंगे, क्योंकि भारत सेवक समाज उस अनुबंध से बाहर आ रहा था। और दूसरा था कि शिष्य गुरु के साथ दिए जुबान से बंधा हुआ था। जिस वायदे की डोर से गांधी बंधे हुए थे, उसको पार करना, उस रेखा को लांघ कर जाना मोहनदास के लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।
नतीजतन 1 साल तक भारतीय रेल के तीसरे श्रेणी में उन्होंने यात्रा करनी शुरू की, देश का भ्रमण करना शुरू किया और राष्ट्रीय आंदोलन के सार्वजनिक सवाल पर वो नहीं बोल रहे थे। इस दौरान वो अलग अलग तरह के लोगों से मिले, समाज के अलग अलग तबके से मिले, विद्यार्थियों से, बैरिस्टरों से, किसानों, मजदूरों से, गांव के लोगों से, यहां तक कि साधु महात्माओं से भी। इसी यात्रा के दौरान स्वामी श्रद्धानंद से उनकी मुलाकात हरिद्वार के पास हुई थी, जहां अभिनंदन पत्र में पहली बार स्वामी श्रद्धानंद ने उनको महात्मा कहकर संबोधित किया था, लिखित रूप में। इस यात्रा के दौरान गांधी भारत को समझ रहे थे, भारत की मनोभूमि को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह यात्रा वैसे ही है जैसे कोई ऋषि समाधि लगाता है। मुझे कई बार इस यात्रा की तुलना करने की इच्छा होती है बुद्ध की तपस्या से, जो मौन रहकर किया गया था। मौन तो गांधी भी थे सार्वजनिक सवालों पर, और अंदर अंदर बहुत कुछ जुड़ रहा था उनके, कुछ घट रहा था। पहले की कुछ मान्यताएं टूट रही थी, कुछ नई मान्यताएं अंदर पैदा हो रही थी, उपज रही थी। भारत की पहली पंक्ति के नेता, जो बुद्धिजीवी जमात था, वो गांधी को जानता था। महामना मदन मोहन मालवीय के इसरार पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी में गांधी गए, उसके स्थापना दिवस के अवसर पर, बल्कि उससे 2 दिन पहले गए। वहां वो घूमे, नागरी प्रचारणी सभा में गए, वहां भी छोटा सा भाषण किया। पर जिस भाषण को हमने आज का विषय बनाया है, वह भाषण उद्घाटन समारोह के बाद दिया हुआ गांधी का है, 4 फरवरी 1916 का। मैं अपनी बातचीत का बड़ा हिस्सा इस भाषण पर केंद्रित करूंगा और बाद में इसकी उत्तर कथा को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। गांधी, जैसा मैंने आपको बताया कि पहली पंक्ति के सारे लोग उनको जानते थे, पर आम लोग कम ही जानते थे गांधी को। तो गांधी ने अपनी बातचीत शुरू की। जिस सभा में उन्होंने शुरू की, उसकी सदारत कर रहे थे दरभंगा के राजा सर रामेश्वर सिंह। एनी बेसेंट थी मंच पर और बहुत सारे गणमान्य लोग थे। इस भाषण के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिससे गांधी को भाषण रोकने के लिए कहा गया। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अपने मन में सोचिए कि आप भाषण दे रहे हैं और बार बार आपको पुर्जा दिया जाए कि आप भाषण बंद कर दीजिए। गांधी को पुर्जा दिया गया, तो ये कोई समय की वजह से पुर्जा नहीं दिया गया। आप देखते होंगे सभा में, सेमिनार में, कि आयोजक समय का एहसास कराते हैं, कहते हैं कि अब आप भाषण बंद कीजिए, समय का तकाजा होता है। वहां यह मामला नहीं था। इसका पता इसलिए चलता है कि जब गांधी ने जनता से पूछा कि क्या मुझे अपनी बात खत्म कर देनी चाहिए, और ऑडियंस ने, श्रोताओं ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए, तो मंच पर जितने लोग थे सब एक साथ उतर कर चले गए। एक तरह से आप कहें तो भाषण का बायकाट था, आप ये कहें कि उससे असहमति को व्यक्त करने का एक चरम रूप था कि सारे लोग मंच से चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने जो आंदोलन किया था और उससे जो लोग वाकिफ थे,
वो सब इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते थे कि अहिंसा की राह पर चलने वाले हैं ये। फिर ऐसा क्या कहा होगा गांधी ने? दोस्तों, उस भाषण में ऐसे पर्याप्त तत्व थे, ऐसी बातें थी जो उस समय के सिविल सोसाइटी कहे जाने वाले लोगों को नागवार गुजरी थी। गांधी ने वह भाषण अंग्रेजी में किया था। वो ठीक ठीक अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते थे, पर अच्छी हिंदी नहीं बोलने की वजह से अपनी कमी को वो मानते थे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की भाषा में नहीं बोल सकते, तो इसको वे आत्मसम्मान का विषय समझते हैं, अपनी बड़ाई मानते हैं कि हम तो कंधा उचका कर अंग्रेजी बोलते हैं, यहां की भाषा में नहीं बात करते। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि यहां की भाषा में हमारे विचार नहीं आ सकते। गांधी को ऐसा नहीं लगता था। उन्होंने अपनी बातचीत के आरंभ में कहा, माफी मांगी कि मैं अंग्रेजी में अपनी बात कह रहा हूं, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। उन्होंने लोगों से पूछा कि यहां ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत की भाषा राष्ट्रभाषा अंग्रेजी होने वाली है। ये 104 साल पहले की बात है। हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे हैं उसके 104 साल पहले की बात है। गांधी ने लोगों से पूछा कि क्या भविष्य में अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा होगी? लोगों ने कहा, कतई नहीं, हरगिज नहीं। हम अभी देख रहे हैं कि वहां के लोगों का अनुमान और गांधी का अनुमान भी सही साबित नहीं हुआ। भले ही कागजों में हमारी संसद ने अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा न करार दिया हो, पर अंग्रेजी को जो श्रेष्ठता हासिल है उससे किसी को शायद ही आपत्ति होगी कि वह दर्जा उसी के पास है। गांधी ने कहा कि देखिए, वक्तृत्व कला में, भाषण देने की कला में दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत आगे गए हैं। यहां भी जिन भाषणों को मैंने सुना है, वक्तृत्व कला के लिहाज से वे भाषण बहुत अच्छे हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर मुझे परीक्षक बनाया जाए तो मैं सबको फेल कर दूंगा। सवाल उठता है कि भाषण कला के लिहाज से अगर सारे लोग बहुत श्रेष्ठता पर पहुंच गए हैं तो गांधी उन लोगों को फेल क्यों करेंगे अगर वो परीक्षक होंगे तो? उन्होंने कहा कि अच्छा भाषण देना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक अपने द्वारा कही गई बातों की तरफ हाथ और पैर हिले नहीं, जब तक उन बातों की तरफ मन में स्फुरण नहीं हो। यानी हम अगर ऐसी बात कहते हैं जिसमें खुद हमारा एतबार नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, तो इन बातों एक खोखली बात है, इनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, हमारा विश्वास भी हो और अगर हम उन बातों की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तब भी यह भाषण महत्वपूर्ण नहीं है। यानी पहली शर्त होगी गांधी के हिसाब से, अगर गांधी परीक्षक हैं और आप उनसे अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो पहली बात होगी कि आपके मन में स्फुरण होना चाहिए, आपका एतबार उन बातों पर होना चाहिए। दूसरी शर्त होगी कि आप जो कह रहे हैं वैसा करने की दिशा में आपकी तरफ से प्रयास होना चाहिए। अब यहां गांधी बाकी दार्शनिकों की से अलग खड़े हो जाते हैं। अब आप तो याद कीजिए, दार्शनिकों ने दुनिया की बहुत व्याख्याएं की है, जरूरत उसे बदलने का है।
यह दीगर बात है कि दुनिया को बदलने के लिए भी उसकी व्याख्याओं की बहुत जरूरत है, पर गांधी ऐसे तमाम दार्शनिकों को इस मामले में कमतर आंकते हैं कि अगर वो उस पर विश्वास नहीं करते और उस दिशा में चलते नहीं। इसका मतलब यह कि गांधी को भली भांति एहसास था कि जो लोग आज इस यहां भाषण दे रहे हैं, लच्छेदार अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, खूबसूरत बातें, उन पर इनका विश्वास नहीं है, और जिन लोगों का विश्वास भी होगा वे कम से कम इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते हैं। गांधी ने कहा कि भारत की विशेषता आध्यात्मिकता है, पर आध्यात्मिकता बातें बघार कर नहीं की जा सकती। आध्यात्मिकता का संदेश बातें बघार कर नहीं दी जा सकती, यानी केवल उस पर विचार विमर्श करके अच्छी अच्छी बातें कह के। अब एक कोटि बन जाएगी कि आध्यात्मिकता के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात बघारने वाले एक दूसरी तरफ है। उसका संदेश देने के लिए खुद को उसमें यकीन करना होगा। अब आगे देखिए जरा, गांधी ने उस भाषण में कहा कि कांग्रेस क्या करती है या मुस्लिम लीग क्या करती है, इसमें मेरा बहुत दिलचस्पी मेरी नहीं है। तो आखिर उनकी दिलचस्पी किसमें है? उन्होंने कहा मेरी दिलचस्पी है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, नौजवान क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं। वहां गांधी ने एक और बात कही कि ये जो स्वराज की बात हमारे यहां होती है, यह स्वराज की बात कागजी कार्रवाई करके, कागज पर प्रस्ताव पास करके नहीं हो सकती। उसके लिए आचरण में उतारना होगा। यानी स्वराज की बात के साथ आचरण की बात जोड़ना महत्वपूर्ण है। गांधी ने जिक्र किया कि कल मैं गया था बाबा विश्वनाथ के मंदिर में और वहां की गलियां बहुत गंदी थी। उन्होंने पूछा, मान लीजिए कल किसी कारण से अंग्रेज यहां से भगा दिए जाते हैं, चले जाते हैं, तो क्या बाबा विश्वनाथ की गलियां साफ हो जाएंगी? बनारस की गंदगी मिट जाएगी? क्या अंग्रेजों की वजह से यहां गंदगी है? अब स्वराज के सवाल के साथ स्वच्छता का सवाल, सफाई का सवाल गांधी जोड़ रहे हैं। जब इस बात को जोड़ रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि गंदगी फैलाने का जिम्मा समाज के सारे लोगों के पास है और साफ करने के लिए नियत कर दिया गया है कुछ लोगों को। वो अभिशप्त हैं कि वही साफ करेंगे, और इसमें एक श्रेष्ठता भी है। गंदगी की सफाई करने वाला हे दृष्टि से देखा जाता रहा है। तो स्वराज के सवाल में सफाई का सवाल जोड़ना इस लिहाज से मानीखेज है कि वो किस प्रश्न को जोड़ रहे हैं। गांधी ने कहा कि ये जो सफाई का सवाल है ये श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर स्वराज के सवाल में इस श्रेष्ठता के सवाल को हल नहीं किया गया तो फिर ये ठीक बात नहीं है। सर रामेश्वर सिंह बैठे थे, बाकी अमीर उमराव, राजे महाराजे उस सभा में मौजूद थे और सब जेवरों से लदे हुए लोग थे। प्रदर्शन था। गांधी ने कहा कि ये जितने जेवर पहनकर आए हैं भारत के जमींदार और राजे महाराजे, पेरिस का जौहरी भी चौंक जाएगा इनके जेवरों को देखकर। गांधी ने पूछा कि यहां जो वायसराय आए हैं क्या इनके जेवर से खुश हो जाएंगे? क्या जेवरों की पोटली या उसका बक्सा लाकर उड़ेल देने से, रख देने से अंग्रेजी सत्ता का जो प्रतिनिधि आया है वह खुश हो जाएगा? गांधी ने कहा नहीं। अब सोचिए जरा, सर रामेश्वर सिंह खुद जेवर से लदे हुए हैं, वो सभा की सदारत कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, और गांधी पूछ रहे हैं। अब वो यहीं तक नहीं रुकते,
उन्होंने कहा ये लोग जो आप लोग जो ये जेवर इतना पहन कर आए हैं, ये आता कहां से है? आप स्वराज के बारे में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बहुत आकर्षक बातें कर रहे हैं और खुद इतना महंगा लिबास पहने हुए, आपकी पोशाक इतनी महंगी है, उस पर से आपने इतना जेवर लाद लिया है। गांधी ने कहा कि ये किसानों का खून चूस कर आता है। यानी भारत में स्वराज की बात करने वाले जमींदार खुद ब्रिटिश व्यवस्था के अंग हैं और वो खून चूसते हैं। अंग्रेजी राज ने जिस संरचना का निर्माण किया है उस संरचना के ही अंग हैं। ये अलग अलग उसी की इकाइयां हैं, उसी व्यवस्था के मजबूत लोग हैं और ये स्वराज की बात करते हैं। कितनी कैसी मजाक की बात है। और ये किसानों मजदूरों के पैसे हैं। उन्होंने पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी आप इमारत बना के उसमें रहते हैं, उसके लिए पैसा कहां से आता है? कहा कि ये किसानों और मजदूरों का पैसा है। अब सोचिए, इन सारे राजे महाराजे ये तो बेचारे खुश थे, इनकी डुगडुगी बज रही थी कि इन्होंने बहुत चंदा दिया है, पैसा दिया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। आज तो उनका गुणगान होना था और गांधी ने क्या सवाल पूछा? भाषा के लिए उन्होंने कहा कि इनको शर्मिंदा होना चाहिए, मैं शर्मिंदा हूं। पोशाक के लिए, जेवर के लिए, और कहा कि यही कि ये किसानों के परिश्रम की सारी कमाई खा लेते हैं यही लोग, कि ये स्वराज की भावना नहीं हो सकती। स्वराज की भावना तब होगी जब आप किसानों की गाढ़ी कमाई, उनके खून पैसे की कमाई का आप शोषण नहीं करें, आप चूसे नहीं, आप खींचे नहीं। अच्छा, मजेदार बात है कि गांधी लगातार हमले किए जा रहे हैं, बात कह रहे हैं अपनी। सोचिए जरा, उन्हीं के मंच पर, उन्हीं लोगों के सामने। उस समय तक गांधी सोचते थे कि अंग्रेजों के रहने से क्या नुकसान है भारत का, इसको समझा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के रहते अगर भारत का उद्धार नहीं होगा, इस बात पर अगर मुझे यकीन हो गया तो मैं कहूंगा इनको कि आप बोरिया बस्तर समेट कर चले जाइए। इसका मतलब है कि उस समय तक उनको लगता था कि भारत का उद्धार हो सकता अंग्रेजों के रहते। वो समझ रहे हैं, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर अंग्रेजी हुकूमत वायसराय आकर उन्होंने शिलान्यास किया हो, स्थापना किया हो, और वहीं कहा जा रहा है कि अगर मुझे विश्वास हो गया तो हम उनको बोरिया बिस्तर समेट कर जाने के लिए कहेंगे कि आप यहां से चले जाइए, आपके रहने की जरूरत ही नहीं है। गांधी ने कहा कि इन लोगों को हटाने के लिए कुछ अराजक कोशिशें भी चल रही है। अच्छा, मैं इस अराजक कोशिश के पास आऊं, इस बात पर हम लोग सोचें करें, उसके पहले एक वाकया का जिक्र कर देना जरूरी लगता है। दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतया यानी सब कुछ अपना समेट कर भारत रहने का फैसला करके आने से पहले भी गांधी भारत आते थे। तो चार्ली एंड ड्यूज और गांधी दोस्त थे, और चार्ली गुरुदेव टैगोर के भी दोस्त थे, तो उनकी वजह से इनकी गुरुदेव से दोस्ती थी। गुरुदेव ने इनको अपने विश्वविद्यालय में, विश्व भारती में आमंत्रित किया, जिसे शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। गांधी अपने आश्रम के कुछ बच्चों के साथ आए थे। गुरुदेव ने देश के महत्वपूर्ण लोगों को, जिन पर उनको विश्वास था और जो उनसे जुड़े हुए थे, सबको टेलीग्राम करके बुलाया था गांधी से मिलने के लिए।
तो उसमें एक सज्जन जो बाद में गांधी के बड़े अनुयायी बने, आचार्य जेवी कृपलानी, वो भी आए थे। आचार्य जेवी कृपलानी ने गांधी पर लिखे अपने एक संस्मरण में, उसका शीर्षक है गुलामी बापू की, उसमें लिखा है कि जब मैंने इस आदमी को देखा गुरुदेव के यहां, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी आदमी से मिलने के लिए गुरुदेव ने हम लोगों को बुला लिया है। और तब तक गुरुदेव दुनिया की बड़ी हस्ती हो चुके थे, उनकी बौद्धिकता के दायरे में दुनिया के सारे लोग आकर्षित थे। तो कृपलानी साहब को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लिखा है कि ये बड़ी दरमियानी कद का आदमी है, हाइट भी अच्छी नहीं है इसकी, सांवला सा है, गेहुआ रंग है, गेहुआ रंग है इसका, आंखें भी बड़ी बड़ी नहीं है, मिचमिचाती हुई आंखें हैं, और बड़ी धीरे धीरे बोलता है, कोई बहुत दमदार ढंग से जोर जोर से अपनी बात भी नहीं कर रहा है, बड़ी धीरे धीरे बोल रहा है। इससे मिलने के लिए हम लोगों को बुला लिया, सारे लोगों को, बताओ। पर बाद में उन्होंने लिखा है कि उसकी बात सुनते हुए मुझे एक बात का एहसास हो गया कि ये जो बात कह रहा है वो अपने दिल से कह रहा है, दिमाग से नहीं कह रहा है। या दिमाग से नहीं कह रहा है का मतलब यहां वो मत समझिए कि उसमें बौद्धिकता नहीं है या दिमाग नहीं लगाया गया, यानी उस बात में, जिस बात को यह आदमी कह रहा है, उन बातों की तरफ इसका मन है। यानी लगता है कि ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा है। और उन दिनों तक हिंसक आंदोलन से जुड़े हुए थे वो। कृपलानी साहब हिंसा के समर्थक थे, तो उनको यह भी अट्टा लग रहा था कि ये अहिंसा के बारे में क्या क्या बातें ये कर रहा है आदमी। और गांधी ने अब 1916 के भाषण में आइए, 2 साल फिर बाद, ये 2 साल पुरानी बात थी, कहा कि 2 तरह के अराजक होते हैं। अपने आप को भी गांधी ने अराजक कहा कि मैं अहिंसक अराजक हूं। कुछ हिंसक अराजक भी हैं जो उतावलेपन के नशा से ग्रस्त हैं। 1916 में यह बात हो रही है, दुनिया का संदर्भ आप देखिए, हिंसा के जरिए बदलाव की दार्शनिक कोशिशों को स्वीकृति मिल रही है बड़े पैमाने पर। अगले 1 साल में इतिहास की 2 बड़ी घटना दुनिया के 2 छोर पर घटित होनी है, एक सोवियत में और दूसरे भारत के नेपाल से सटे हुए भारत के वो हिस्से चंपारण में। एक तरफ हिंसा के जरिए बदलाव हो रहा है, दूसरी तरफ सत्याग्रह होना है। पर गांधी ने अपने इस भाषण में किसानों का सवाल उठाया, मजदूरों का सवाल उठाया। आप इसमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पास किए गए 54 सदस्यता की पूर्व पीठिका भी देख सकते हैं। कांग्रेस में जब तक सामान्य लोग, किसान मजदूर जैसे लोग नहीं शामिल होंगे, उस कांग्रेस का दायरा जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक आजादी की वास्तविक लड़ाई संभव नहीं है। अब अराजक अपने को गांधी ने हिगराया, अलग किया, अहिंसक अराजक कहकर अपने को, और कहा कि जो अराजक हैं, जो उतावलेपन के नशा में सब कुछ कर रहे हैं, जो हिंसक हैं, उनके प्रति मेरे मन में आदर है, उनके स्वदेश प्रेम के प्रति बहुत आदर है। स्वदेश के लिए मरने की बात का मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, पर ऐसी मौत गौरवपूर्ण नहीं है। आखिर क्यों गौरवपूर्ण नहीं है ऐसी मौत स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए? गांधी ने कहा कि धर्म ग्रंथ इसकी इजाजत नहीं देते। थोड़ी देर के लिए मन में, जहन में एक सवाल आता है कि क्या ऐसी मौत को धर्म ग्रंथ इजाजत देते तो क्या गांधी को स्वीकार होता? नहीं होता। क्योंकि
इस मौत के पीछे का जो कारण है, जिस वजह से मौत मिल रही है, वो हिंसक है। गांधी उन्हीं धर्म ग्रंथों की बात मानते थे जो मनुष्य की बराबरी और किसी भी किस्म के षड्यंत्र को न करने की बात सिखाते हो। अगर कोई धर्म ग्रंथ षड्यंत्र करके, हिंसा करके, चालबाजी करके कोई बात सिखा रहा हो तो गांधी उसको खारिज करते थे। उनके ख्वाबों की जो दुनिया थी उसमें साध्य जितना महत्वपूर्ण था, मकसद जितना महत्वपूर्ण था, लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही महत्वपूर्ण साधन भी था कि उस मकसद को आप कैसे पा रहे हैं। गांधी ने कहा कि बम फेंकने वाला षड्यंत्र करता है, बाहर निकलने से, घूमने से डरता है, इसलिए वो डरपोक है, कायर है। आप उसको महज रणनीति नहीं कह सकते कि हम छुपने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये कायरता है, और कायरता के लिए गांधी के पास कोई जगह नहीं थी। जब ये गांधी हिंसक अराजकतावादियों को कायर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो शक्ति की एक मौलिक कल्पना को प्रस्तावित कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जिसको वो जी चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में, जो अहिंसक शक्ति की कल्पना है। और उसमें कोई षड्यंत्र नहीं करना है, उसमें कोई काम चोरी छुपे नहीं करना है। गांधी ये भी कह रहे हैं कि आपके साधन, आपका साध्य चाहे जितना पवित्र हो और नेक हो, आजादी जैसा चीज, इससे ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है। मित्रों, माफी चाहता हूं, यह भाषण भी वहीं बाधित हुआ जहां गांधी को रोका गया था। गांधी 1916 में 4 फरवरी को जिन बातों को कह रहे थे और जहां भाषण रुक गया, अपूर्ण रह गया था संयोग से, अभी भी वही अपूर्ण हो गया था, वही बाधित हो गया था। पर इन बाधाओं से कौन घबराने वाला है, गांधी भी नहीं घबराते थे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिंसा के जरिए जो स्थापित समाज होगा वो राजनीतिक आजादी तो ले सकता है, पर वो समाज का निर्माण, समाज के निर्माण में और उससे बने हुए समाज में हिंसा के लिए जगह रहेगी। गांधी उन तमाम संरचनाओं को, स्ट्रक्चर को खारिज कर रहे थे जिस स्ट्रक्चर में हिंसा होती है, या जिस स्ट्रक्चर की वजह से हिंसा अनिवार्यता बन जाती है, हिंसा वैध बन जाती है, लीगलाइज हो जाती है, लेजिटिमेज हो जाती है। तो हिंसा की लेजिटिमेसी को, वैधता को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे गांधी। बंग भंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी समय उनको पुर्जा दिया गया और गांधी ने लोगों से पूछा। गांधी ने एक बात और कही कि मुझे जिस क्षण महसूस होगा कि अंग्रेजी राज भारत के लिए ठीक नहीं है, मैं उसी क्षण इनको बुरिया बिस्तर समेट कर ले जाने के लिए कहूंगा। आचार्य कृपलानी को मैं फिर याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये उनकी विशेषता थी कि जब तक उनको जिन बातों में यकीन होता था उसके लिए अपनी जान दे देने की क्षमता, दूसरे की जान लेने की नहीं पर अपनी जान दे देने की क्षमता उस आदमी के भीतर थी। यही वजह है कि जब गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को शैतानी राज्य कहा, शैतानी सभ्यता से निर्मित राज्य कहा, तो एक साथ करोड़ों लोग कहने लगे। सबने माना कि हां, ये शैतानी राज्य है। ये गांधी थे। गांधी ने उस भाषण में कहा कि अंग्रेजी राज को भले ही आप समझते हो कि वह स्वतंत्रता प्रेमी है,
कि ब्रिटिश साम्राज्य को आप चाहे जितना स्वतंत्र प्रेमी समझते हो, फिर भी अपनी स्वतंत्रता की कामना के लिए जो समाज, जो देश खुद प्रयास नहीं करता है, उद्योग नहीं करता है, सकारात्मक प्रयास नहीं करता है, अंग्रेजी साम्राज्य उसको स्वतंत्रता नहीं देता। और गांधी ने इसके लिए बोअर युद्ध का उदाहरण दिया। जब ये बोअर युद्ध की चर्चा कर रहे थे गांधी, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य चाहे अपने को जितना स्वतंत्र प्रेमी कहता हो, स्वयं कोशिश नहीं करने वालों को वो कभी आजादी नहीं देता। यह वाक्य कह ही रहे थे कि इसके इधर पूर्ण विराम लगा गांधी के द्वारा इस वाक्य पर, और मंच खाली हो गया। आप सोचिए जरा, आपको बुलाया जाए कहीं भाषण देने के लिए, और जो लोग बुलाएं, जो संचालन कर रहे हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, सारे लोग एक साथ उठकर चले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? गांधी चुप हो गए। मैं कई बार सोचता हूं जब इस भाषण को पढ़ता हूं कि एनी बेसेंट और मंच पर मौजूद सारे लोग किन वजहों से गांधी को मंच पर छोड़कर चले गए। जब उन्होंने बंग भंग की चर्चा की, हिंसक आंदोलन की चर्चा की, तब रोकने की कोशिश हुई। जब बम फेंकने वालों की बात कर रहे थे गांधी, सबको अटपटा लग रहा था। और जब उन्होंने कहा कि अंग्रेजी राज जो दावा करता है स्वतंत्र प्रेमी होने का, ऐसा नहीं है, आपको खुद प्रयास करना होगा, और अगर कभी भारत को स्वराज मिलेगा तो दान के रूप में नहीं मिलेगा, याचना से नहीं मिलेगा, ये पुरुषार्थ से मिलेगा। और गांधी जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं पुरुषार्थ का, तो कृपा करके उसे पितृसत्ता से जुड़ा हुआ विचार प्रत्यय समझने की कोशिश ना की जाए। वहां अपने प्रयास से, उनका अभिप्राय अपने प्रयास से है, अपनी कोशिश से है। तो स्वराज मिलेगा पुरुषार्थ से। अंग्रेजी राज का सारा दावा गलत है। इन बातों के दौरान उनका भाषण समाप्त हो गया, अपूर्ण रह गया। अब इस अपूर्णता के भीतर भी एक खूबसूरती है कि गांधी ने किसानों, मजदूरों के सवाल को जिस तरह शामिल किया, श्रेष्ठता के सवाल को, भाषाई श्रेष्ठता के सवाल को जिस तरह शामिल किया, स्वच्छता के सवाल को जिस तरह शामिल किया, एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है, यह इतनी बड़ी दीवार पैदा कर दी है कि जो भी अंग्रेजी बोलने लगता है और थोड़ा जैकेट, गांधी ने नॉरफॉक का जैकेट का जिक्र किया था कि जैकेट पहन लेता है, वो भले ही भारत का है पर अपने को थोड़ा एलिट समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोग भी जब ऐसा कर लेते हैं तो ट्रेन में आप भारत की जनता को, सामान्य जनता पर अपना रोब गालिब करने लगते हैं, उनको उठा देते हैं सीट से और खुद बैठ जाते हैं। गांधी ने वैज्ञानिकों का जिक्र किया, बसु साहब का जिक्र किया, और कहा कि ये लोग जो विचार करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जब तक भारत की जुबान में वो नहीं होगा, भारत की भाषाओं में ये नहीं होगा, तब तक उसका लाभ यहां के लोगों को कैसे मिलेगा। तो एक जो खाई है, भाषा भी कैसे साम्राज्य की स्थापना का, उसको जारी रखने का, उसकी कंटिन्यूटी का एक नियामक बनती है, वो कैसे हमको कोलोनाइज्ड बनाकर रखती है, औपनिवेशिक मूल्यों में हमको गढ़ देती है, इसकी तरफ गांधी इशारा कर रहे हैं। गांधी की इस बात को पढ़ते वक्त हिंदी के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र याद आते हैं, दो वजहों से। एक, जब वो कहते हैं अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी।
कि अंग्रेजी राज बाकी सब मामलों में सुख की बात है, अच्छी बात है, उनको ऐतराज केवल यह है कि हमारा धन विदेश क्यों चला जाता है। इसका मतलब कि अंग्रेजी राज की स्थापना के लिए जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होना है, उस स्ट्रक्चर की गड़बड़ियों को नहीं देख पा रहे हैं। और एक दूसरी वजह से जब वो पूछते हैं, हुए ही मनुष्य ही क्यों भय हम गुलाम हुए भूप, कि मनुष्य होने हम दोनों मनुष्य हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि हम गुलाम हैं और वे राजा बने हुए हैं। तो गांधी मानो इन्हीं बातों को कह रहे हैं। वो एक तरफ इस स्ट्रक्चर को खारिज कर रहे हैं जिसका निर्माण ही हुआ है यहां के खून का शोषण करने के लिए, और जिसका नतीजा हुआ कि भारत के सारे उद्योग धंधे का नाश हो गया, यहाँ के ज्ञान का नाश हो गया, यहाँ के हुनर का नाश हो गया, और भारतवासी के भीतर अंग्रेजी विचार यानी औपनिवेशिक मूल्यों में रचा बसा विचार पैदा हो गया। तो अंग्रेजों को तो दोनों हाथ में लड्डू था, जीत में भी लड्डू था और हारने में भी लड्डू था, क्योंकि उनके नहीं रहने पर उसी संरचना को काम करना था जिस संरचना का निर्माण यहां का शोषण करने के लिए किया गया था। गांधी का यह भाषण अपूर्ण रह गया, पर इसका सौंदर्य, इसकी खुशबू, इसकी इंद्रधनुषी आभा फैलती चली गई। अखबारों में इस पर महीनों बहसें हुई, सफाई दिए जाने लगे एनी बेसेंट की तरफ से भी। जिन्होंने इस भाषण को रोकने की बात की थी एनी बेसेंट साहिबा ने, उनकी भारत भक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। श्रेष्ठ भारत की कल्पना भी, इस शब्दावली का प्रयोग भी उन्होंने ही पहली बार किया था, पर वो खुद इन बातों को सामने नहीं कर सकती थी। घर के अंदर बहस के दौरान ड्राइंग टेबल पर आप ये बात कर सकते हैं, पर वायसराय की मौजूदगी में, और गांधी ने उस भाषण में वायसराय पर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आज जब मैं यहां आया हूं, बनारस के चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, खुफिया पुलिस, खुफिया के लोग हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नुमाइंदगी करने वाला जो व्यक्ति है हार्डिंग, क्या इतना कायर है, इतना डरपोक है कि इतने अपनी सुरक्षा के लिए इतने लोगों को लेकर चलता है। और इसके लिए गांधी ने कहा कि इसका मतलब इसको विश्वास नहीं है यहां के लोगों पर, और इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं, यहां के लोगों में भी जिम्मेवार हैं, और ये अंग्रेजी हुकूमत वाले भी इसके लिए जिम्मेवार हैं कि दोनों शासक और शासित के बीच में विश्वास की भावना होनी चाहिए। अब ये सारी बातें कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी, और गांधी का भाषण अपूर्ण हो गया। मित्रों, इस भाषण की उत्तर कथा अब हम लोग संक्षेप में सुनते हैं। उत्तर कथा ये कि इस भाषण के बाद गांधी जहां जाते थे, खुफिया के लोग वहां की खुफिया पुलिस को सूचित करते थे। जब गांधी चंपारण गए तो पंजाब और संयुक्त प्रांत की खुफिया पुलिस ने पहले से वहां जो सूचनाएं भेजी, जो तथ्य अब मिलते हैं कि ये आदमी खतरनाक किस्म की बातें करता है, ये सेडिशन फैलाता है, तो गांधी की बातों के तेज को, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को, अहिंसा की ताकत को यहां के बहुत सारे लोग न समझ रहे हों,
पर अंग्रेजी हुकूमत इसको समझ रही थी। यही वजह है कि 1917 में, एक साल बाद जब गांधी चंपारण गए, तो पहले से खुफिया की रिपोर्ट आ चुकी थी कि इस आदमी की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए, इसको सभा करने की इजाजत न दी जाए, कोशिश की जाए कि ये किसी इलाके में घूमे नहीं। यानी अहिंसा की ताकत को वो लोग समझते थे, अपने लिए चुनौती मानते थे। तो जिस अहिंसा की ताकत को हमने मौलिक कल्पना कहा गांधी का, शक्ति, एक नई तरह की शक्ति की कल्पना, जिसमें अहिंसा मजबूती और शौर्य का पर्याय है, उससे जो उसका अदर साइड था, जो उसका उससे अलग था, साम्राज्य का जो अंग था, वो उसको भली भांति समझ रहा था। हिंसा का समर्थन करने वाले भारतीय बौद्धिक भले ही न समझ रहे हो इन बातों को। इसी भाषण के बाद जब ये बहस हुई तो गांधी को एक नायाब किस्म के शिष्य मिले। इस अपूर्ण भाषण की पूर्णता मुझे लगता है कि उसमें है, जो बाद में गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहलाए और 1940 में सत्याग्रह की ट्रेनिंग देने में, जिनको गांधी ने पहला सत्याग्रही घोषित किया था, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को घोषित किया। यह महत्व इससे पता चलता है कि उस समय गांधी के दूसरे सबसे प्रिय शिष्यों में शिष्य जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। विनोबा के बाद उनका नंबर था। तो इसी बहस के बाद अखबारों में जो ये बहस हुई, गांधी, मेरा ख्याल है गांधी के अगर ये भाषण, हालांकि लाजमी था इसका अपूर्ण रहना, रोका जाना होना ही था, यह बिल्कुल तय था मानिए, क्योंकि ऐसी तीखी, प्रखर और सच्ची बातें नहीं कही और सुनी जा सकती थी मंच से। उस समय तक ऐसा साहस नहीं था। तो अगर ये पूर्ण हो जाता तो शायद इसकी उतनी इस पर बहसें नहीं होती। अपूर्ण होने की वजह से बहस हुई और गांधी को विनोबा मिले। विनोबा के साथ, और विनोबा ने कैसे गांधी के विचार को एक नए आयाम तक पहुंचाया, गति और आकार दिया, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। मुझे लगता है कि यह भाषण विनोबा के मिलने से संपूर्ण हुआ। यह भाषण एक बार फिर सबको समझाया कि अहिंसा की ताकत क्या है, मोहनदास गांधी की ताकत क्या है। इस भाषण ने तय कर दिया कि यह व्यक्ति अब नेतृत्व करेगा। इस भाषण ने इस दरमियानी कद के, दुबले पतले, छोटी छोटी आंखों वाले उस व्यक्ति की ताकत का एहसास करा दिया। तो ये इस अपूर्ण भाषण की पूर्णता थी, ये उसका सौंदर्य था। उसके सौंदर्य के निर्माण में श्रेष्ठता बोध को चुनौती दी गई थी। उसके सौंदर्य के निर्माण में जो अनेक किस्म के रंग थे जो उसको इंद्रधनुषी आभ प्रदान कर रहे थे, उसमें एक रंग किसानों मजदूरों का था, तो दूसरा रंग जमींदारों, अमीर उमराओं की आंख में देखकर सवाल उठाने का था कि तुम जो ये पहने हो पोशाक और जो बड़ी इमारतों में रहते हो, जो जेवर से तुम लदे हो, वो इनका खून है। इसमें अराजक अहिंसकों की कायरता की चर्चा की गई थी। इसमें ये सारे तमाम किस्म के रंग थे। इसमें दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य के सबसे बड़े नुमाइंदे की कायरता की तरफ इशारा किया गया था। तुम अगर इतने ताकतवर साम्राज्य के अंग हो और उसके प्रतिनिधि हो, तो इतनी खुफिया पुलिस और पुलिस को लेकर क्यों चलते हो। इसमें भाषा को लेकर, चिंतन को लेकर सवाल था।
इसमें हर तरह की श्रेष्ठता को खारिज करने वाली बातें थी। ये तमाम किस्म के रंग गांधी के विचार के इंद्रधनुष का निर्माण कर रहे थे, और इस इंद्रधनुष के आकर्षण में, उसके असर में भारत की जनता को आना था, करोड़ों लोगों को आना था, और आजादी की लड़ाई का पाठ, उसका दायरा, उसके किनारा को विस्तृत होना था। और इस विस्तार में इस भाषण का, बनारस भाषण का सौंदर्य छिपा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अगर आप सवाल बताएंगे तो मैं उस पर कुछ अपनी बातें कह सकता हूं। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया धागा परिवार का। जी बताएं। हाँ आप सवाल हमको सुना दीजिए। जी, वो सुनील कुमार पाठक जी का एक सवाल है जी, कि गांधी की दृष्टि में धर्म का क्या मतलब था? यह मानवता के लिए कितना ग्राह्य था? सुनील कुमार पाठक जी का सवाल है, गांधी के लिए धर्म का मतलब क्या था? गांधी के लिए धर्म का मतलब था कि अपने धर्म के प्रति पूर्णतः आस्तिक होते हुए, सच्चा होते हुए, दूसरे के धर्म का वैसा ही, दूसरे के धर्म के प्रति भी उतना ही आदर रखा जाए। गांधी जब भी धर्म की बात करते थे तो वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि जब मैं धर्म कहता हूं तो उसका मतलब होता है धर्मों के भीतर छुपा हुआ धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है, जो स्वभाव है। और उसकी परिभाषा बताते थे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो दूसरे के तकलीफ को समझे। गांधी के इस धर्म की परिभाषा के लिए मुझे अगर कबीर को याद करना पड़े तो उनका एक दोहा याद आता है, कबीरा वही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर। कि वो अधर्मी है, वही काफिर है जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता। दूसरे की पीड़ा को समझने वाला धार्मिक है। गांधी जब धर्म की बात करते हैं तो वो मजहब या रिलीजन जिसको कहा जाता है वो बात नहीं है। वो धर्मों के भीतर की धार्मिकता की बात करते हैं, और जिसको उन्होंने आगे चलकर सर्वधर्म समभाव का नाम दिया था, या जिसके लिए, जिसकी इबादत के लिए, पूजा के लिए किसी मंदिर, किसी मस्जिद में जाने की उनको जरूरत नहीं महसूस होती थी, जो आकाश के नीचे किसी भी दीवारों में बंधे बगैर, दीवारों की बंदिशों के बगैर जिसको अदा किया जा सकता था, जिस पूजा को किया जा सकता था, और जिसमें सारे धर्मों के लोग एक जगह बैठकर अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ कर सकते थे, एक समान श्रद्धा की तरह, जिसमें सम किस्म का भाव था, जिसकी कोशिश गांधी करते रहे, और जिस कोशिश करने की वजह से ही उनको शहीद होना पड़ा, उनकी हत्या हुई। तो गांधी का धर्म मनुष्यता का ही पर्याय है। उसको हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान जैसे में बांटना शायद ठीक नहीं है, बल्कि इन सारे धर्मों के भीतर जो अंतर्निहित भावना है वही है। अगर कोई धार्मिक अपनी बात प्रश्न है जी, क्या नेहरू 100% गांधीवादी थे? नेहरू और साथ ही यदि हमारा वर्तमान गांधी को लेकर क्या सोचता है, जो 3-4 अलग अलग विचारधाराएं हैं, राइट के लोग, लेफ्ट के लोग, अच्छा छोड़िए, इस पर एक आपको स्वतंत्र व्याख्यान की जरूरत है। तो नेहरू जी वाले पर हाँ, देखिए गांधी जी किसी को भी नहीं चाहते थे कि वो वादी बने उनके। उन्होंने तो कहीं खुद लिखा है कि मेरे नाम के साथ कभी वाद मत लगाना,
किसी संप्रदाय में मुझे मत बांटना और मैं अपना अकेला अनुयायी बन जाऊं, यही काफी है, मेरा अनुयायी कोई नहीं हो सकता। गांधी जी के बारे में जो हम लोगों ने हिंद स्वराज की चर्चा आज की थी, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले ने खारिज किया था, तो उनके शिष्य गुरु ने भी खारिज किया था और शिष्य नेहरू साहब ने भी खारिज किया था। और इस बात को गांधी जानते थे कि नेहरू वादी के अर्थ में हमारे अनुयायी नहीं हो सकते, और ये गांधी भी चाहते थे। और संभवतः यही एक ऐसा गुण भी था जो उनको गांधी के मन में नेहरू के प्रति आकर्षण पैदा करता था। तो पूर्णतः गांधीवादी होना खुद गांधी की भावना के अनुकूल भी नहीं है। वादी में वही फर्क है जो फर्क रूढ़ी और परंपरा में होता है। तो अगर आप परंपरा और रूढ़ी के फर्क को समझेंगे, एक जड़ है और एक विकासमान है, तो वही वादी जड़ हो जाते हैं। कुछ प्रतीकों, कुछ चिन्हों को चुन लेते हैं और उन्हीं का भगवत भजन करने लगते हैं। और परंपरा जो विकासमान है, उस अर्थ में नेहरू उनके साथ जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। और गांधी इसको समझते थे हमेशा। और कोई सवाल है? अच्छा, ठीक है, तो अब इसको समाप्त किया जाए। और मैं ये चाहूंगा कि एक व्याख्यान गांधी को लेकर हमारे यहाँ भी जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वो क्या सोचती है उस पर रखें। ठीक है, मैं बहुत संक्षेप में यह बात कह के खत्म करता हूं कि हमारे समय में बाकी विचारधाराएं क्या सोचती हैं, रणनीतिक तौर पर क्या सोचती हैं, ये हमारा विषय नहीं है। मैं उस हिसाब से नहीं कुछ कहना चाहता कि अपनी जरूरत के हिसाब से सब लोग गांधी को स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार कर सकते हैं, पर उनके जीवन काल में ही हम 4-5 तरह के मुख्य विचारों को रखें तो जरा देखिए कि सब लोग गांधी को अपने दुश्मनों के हित का समर्थक मानते थे। मसलन मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस्लाम के नाम पर जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जो कट्टरता के समर्थक थे। यह अलग मामला है कि वो खुद जीवन में इस्लाम के किसी चीजों को नहीं मानते थे, पर वो हमेशा गांधी के बारे में कहते थे कि ये हिंदुओं का समर्थक है, हिंदुओं के वर्चस्व की स्थापना करना चाहता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की राय में गांधी हिंदू हितों के समर्थक थे। अब कितना मजेदार है कि जिन लोगों ने गांधी को गोली मारी और 30 जनवरी के पहले भी उन्होंने हत्या की कई कोशिशें की, वे सारे लोग गांधी के बारे में क्या कहते हैं? उस विचारधारा के लोग, वे लोग गांधी को मुसलमानों का समर्थक कहते हैं। और उनको लगता था कि गांधी के रहते मुस्लिम हितों को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो एक तरफ ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के समानांतर जो खड़े हैं, वे गांधी को दूसरे का समर्थक बताते हैं। ये बड़ा मजेदार है कि इन दोनों लोगों ने आपस में गलबहियां भी कर रखी थी। ये दोनों लोग धर्म के नाम पर देश के बंटवारे के समर्थक थे, गांधी के हत्यारे भी और जिन्ना वाले लोग भी। तीसरे उस समय के एक बड़े बौद्धिक और आज के समय में जिनका व्यक्तित्व की विराटता और बढ़ी है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। हालांकि अलग मामला है कि 1927 के महार सत्याग्रह में जो अपने आदर्श जिन कुछ लोगों को उन्होंने बताया था, उसमें गांधी को ही बताया था। और जिन्होंने अपनी आजादी, अपनी अस्पृश्यता के खिलाफ और समानता के लिए जो उन्होंने तरकीब चुना, वो गांधी का तरकीब था, सत्याग्रह था, जिसको दुनिया में पहली बार लाई के टूल के तौर पर गांधी ने ही स्थापित किया था और दिखाया था
और उस मामले में अंबेडकर साहब गांधी के ही रास्ते पर चलने वाले पथिक थे। तो उस अंबेडकर साहब का क्या विचार था? उनको लगता था कि गांधी ब्राह्मणों के हितों का पोषक है। और मजेदार है कि जिन लोगों ने हत्या की गांधी की, अपने बिहार में देवघर में जो पंडों ने उन पर हमला किया, या पुणे में जो चाकू लेकर उन पर अटैक किया गया, या बाद में उनके शिष्य विनोबा के कान का चादर फाड़ दिया गया मारकर देवघर में, आजाद हिंदुस्तान में, इन तमाम लोगों को लगता था कि गांधी दलितों के हितों का, आज के शब्द में दलित उस समय अछूत कहे जाते थे, उनके हितों के रास्तों पर चलकर हिंदू धर्म का तहस नहस करना चाहते हैं। ये तो अपने आश्रम में उन्हीं लोगों के साथ उनको साथ रखते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, रहते हैं, और ये ब्राह्मणों से शौचालय की सफाई भी कराते हैं। तो आप ये देखिए जरा कि ये दो व्यवस्था के समर्थक जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कैसे गांधी को दूसरे पाले में फेंक रहे हैं। अब जरा और आगे देखिए, जो वामपंथी लोग हैं उस समय, हालांकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, और रणनीतिक तौर पर न स्वीकारा हो तो ज्यादा अच्छा है, वो गांधी को उनका एक बड़ा तबका हमेशा पूंजीपतियों का दलाल कहता रहा। जबकि संविधान सभा की तरफ से जब बाबू जगजीवन राम गए गांधी से मिलने, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने, तो गांधी ने जो ताबीज दिया उसमें कहा कि तुम ऐसा संविधान तुम लोग बनाओ कि कोई भी फैसला करते वक्त समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को कसौटी बनाई जाए, कि तुम्हारे लिए गए निर्णय से समाज के अंतिम व्यक्ति का क्या भला होगा, उसके चेहरे पर कितनी मुस्कान आएगी। और ट्रिकल डाउन थियरी तो बिल्कुल उलट देता है उसको। तो ये समझ में आता है कि जो लोग उनको पूंजीपतियों का दलाल कहते थे, उनके अर्थशास्त्र में भी कहने के लिए चाहे समाज के आखिरी आदमी की बात हो, पर वो कितनी है, पर गांधी उसी को नियामक बनाना चाहते थे। तो सारे लोग जो ये 4-5 भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, ये सब एक दूसरे से असहमत हैं, पर गांधी के प्रति कटुता, कुत्सा, निंदा के मामले में ये एक हैं। ये सब एक जगह गलबहियां कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। आप सबने सुना। आप सब अपना सवाल और भी कुछ लिख कर देंगे, बताएंगे, खुशी होगी। नमस्कार।